नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ की मौत पर गहरा दुख जताया है। आरोप लगाया कि मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर अमानवीय दबाव बना दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक राज्य में 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार मृतक शांति मुनि एक्का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और साथ ही बीएलओ का काम भी कर रही थी। परिवार का आरोप है कि लगातार बढ़ते काम, रोज घर घर जाकर सर्वे करने और डेटा एंट्री के दबाव में वह मानसिक रूप से टूट गई और इसी तनाव में उसने आत्महत्या कर ली। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक ही काम जिसे पहले 3 साल में पूरा किया जाता था, उसे चुनाव से पहले महज 2 महीने में निपटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पे असहनीय बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने चुनाव आयोग से इस अभियान को तुरंत रोकने की अपील की। उनका कहना है कि एसआईआर की मौजूदा रफ्तार इसी तरह चली तो और जाने जा सकती है। दूसरी ओर बंगाल के विपक्ष ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग को दोष दे रही है। शांति मुनि के परिवार का कहना है कि वह रोज सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती थी और फिर 7 बजे फील्ड में निकल जाती थी। भाषा की समस्या भी उसके लिए बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वह बंगाली ठीक से बोल या पढ़ नहीं पाती। चाय बागान इलाके में रहने वाले लोग अक्सर उनसे सवाल पूछते थे, वो जवाब नहीं दे पाती थी। इसी दबाव में उन्होंने कुछ दिन पहले बीएलओ पद से हटाने की गुजारिश की, लेकिन अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी। बुधवार की सुबह उनका शव घर के बाहर पेड़ से लटका मिला है। इससे पहले भी कई ऐसी मौतें सामने आ गई हैं। पूर्वी बर्दवान में बीएलओ नमिता हासदा की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। परिवार का कहना है कि लगातार फील्ड वर्क और थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। बंगाल के राज्य के कई हिस्सों में एसआईआर को लेकर डर और तनाव की वजह से आत्महत्या की खबरें मिल रही है। केवल बंगाल नहीं, केरल और राजस्थान में भी 2 बीएलओ ने आत्महत्या की है। बिहार में भी एक बीएलओ सुपरवाइजर की लगातार काम और दबाव के कारण दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। तमिलनाडु में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें बचा लिया गया। राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक और बीएलओ मुकेश जांगीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट में सुपरवाइजर पर लगातार डांटने और अनुचित दबाव डालने का आरोप था। इस घटना के बाद शिक्षक संघों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि एसआईआर का बोझ कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रित शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। कई जगहों पर कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि घर घर सर्वे, दस्तावेज जांच और शाम को डेटा एंट्री का दबाव इतना ज्यादा है कि इसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादातर बीएलओ स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं, जिन पर पहले से ही मूल काम का बोझ है। एसआईआर का अतिरिक्त काम उनके लिए मानसिक तनाव बन गया है। बढ़ती मौतों ने अब सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये प्रक्रिया सही तरीके से प्लान की गई या जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर ऐसा बोझ डाल रही है जिसे संभालना उनके लिए बेहद मुश्किल होते जा रहा है और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम देर रात जारी हो गया है। रिजल्ट आते ही सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि इस बार लड़कों का दबदबा रहा। टॉप 10 में 8 लड़के और सिर्फ 2 लड़कियां जगह बना पाई। देवेश प्रसाद साहू ने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा के लिए पीएससी ने नवंबर 2024 में कुल 246 पदों का विज्ञापन जारी किया। इसके जरिए 17 विभागों में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित कई पदों पर भर्ती होनी। फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा हुई। 26 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आया था। नियम के मुताबिक पदों से 3 गुना ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसी आधार पर इस बार 643 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। इंटरव्यू 10 नवंबर से शुरू होकर कल 20 नवंबर तक चला। पिछले साल की तरह इस बार भी इंटरव्यू खत्म होने के उसी दिन यानी 20 नवंबर को ही नतीजे घोषित कर दिए गए। मध्यरात्रि जैसे ही रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हुआ, पीएससी की साइट कुछ देर के लिए क्रैश हो गई।
कई अभ्यर्थियों को रिजल्ट डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना पड़ा। पिछले विवादों को देखते हुए इस बार आयोग ने एक बड़ी अच्छी पहल की, फेसलेस इंटरव्यू का सिस्टम अपनाया। यानी इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों को यह नहीं बताया गया कि वे किस उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम की जगह सिर्फ कोड नंबर दिए गए ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो सके। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के तहत कई प्रमुख पदों पर भर्ती होनी है। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के कई पद शामिल है। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बाल विकास परियोजना अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहकारिता निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक के पद भी। सबसे ज्यादा 90 पद आबकारी सब इंस्पेक्टर के हैं। डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। निठारी हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने 19 साल बाद सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में बरी कर दिया, लेकिन रिहाई मिलने तक उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी है। गांव का मकान खंडहर बन गया है, परिवार टूट गया, मां भी इंतजार करते करते दुनिया छोड़ गई। अब वह रिहा तो हो गया, लेकिन आगे वो कहां जाएगा और कैसी जिंदगी शुरू करेगा, ये सवाल सभी के मन में है। सुरेंद्र कोहली जब 2004-05 में गांव से दिल्ली काम के लिए गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे मामले में फंस जाएगा जिसने पूरे देश को हिला दिया। वह दिल्ली में मंदर सिंह पंदेर के यहाँ काम करता था। 2006 में निठारी कांड सामने आया और अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी पत्नी उस वक्त गर्भवती थी। बच्चा होने के बाद वह कुछ साल तक जेल में पति से मिलने आती थी, लेकिन जैसे जैसे केस बिगड़ता गया उसका हौसला टूटता गया। करीब 10 साल पहले जब हाई कोर्ट ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई, तब पत्नी पूरी तरह टूट गई। 2015 में सजा उम्र कैद में बदल गई, लेकिन तब तक परिवार बिखर गया। 2019 के आसपास पत्नी गांव छोड़कर 13 साल के बेटे के साथ कहीं चली गई। किसी को आज तक पता नहीं कि वह कहाँ है। घर में अकेले रह रही उसकी मां भी कुछ महीने बाद चल बसी। हमेशा कहती थी कि उनका गर्भ बेटे को फंसाया गया है। और अब उस गांव में कोहली का घर वीरान खड़ा है, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती है। गांव के लोग कहते हैं कि दोष मुक्त होने तक उसका परिवार खत्म हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि सुरेंद्र इनके लिए वही पुराना सुरेंद्र है। वो गांव लौटता है तो लोग उसकी मदद करेंगे, मकान बनवाने में हाथ बटाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली में रहने वाले उसके भाई चंदन कोहली ने कहा कि वह तभी कुछ कह पाएंगे जब वकील उनसे संपर्क कराएंगे। अभी तक सुरेंद्र ने किसी से बात नहीं की है। निठारी कांड ने सिर्फ कोहली नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर दी। जिन बच्चों की हत्या की गई हुई, उनके माता पिता आज भी सवाल कर रहे हैं, अगर कोहली दोषी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तो फिर उनके बच्चों की हत्या किसने की? ज्योति नाम की बच्ची के पिता ने कहा कि उनके दिल में एक ही सवाल है, अगर ये लोग निर्दोष थे तो असली कातिल कौन है? ये सवाल अब शायद हमेशा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसियों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ये बात समझनी होगी कि जांच एजेंसियां अदालत के सामने पर्याप्त सबूत नहीं रखी। इस वजह से आरोपी पीड़ित हो गए। पीड़ित परिवार चाहे तो पुनर्विचार याचिका आखिरी रास्ता है। ये डर भी लोगों को है कि निठारी कांड अब आरुषि हत्याकांड की तरह हमेशा एक पहेली बनकर रह जाएगा। सच्चाई कभी सामने नहीं आए और बच्चों को न्याय मिलना अधूरा ही रह जाएगा। ये मामला उन सभी परिवारों के लिए बड़ा आघात है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए और इतने साल लड़ते रहे, लेकिन आखिर में खाली हाथ है। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली रिहा तो हो गया, लेकिन उसके लिए भी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। सब कुछ छिन चुका है। जब वो गांव लौटेगा, कहीं और नई जिंदगी शुरू करेगा, किसी को ये पता नहीं है। 19 साल पहले जिस आदमी ने सिर्फ अपना परिवार संभालने के लिए नौकरी की तलाश में गांव छोड़ा था, वह आज़ाद तो है लेकिन अकेला है। और उस तरफ बच्चे भी, जिनके बच्चे खोए हैं, वो भी बेहद हलाकान परेशान हैं, इंसाफ की उम्मीद में टूट गए हैं। आगे बढ़ते। टीम क्रिकेट इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बीच बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला टेस्ट हारने के बाद अब दूसरे टेस्ट से पहले ही कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। कोलकाता टेस्ट के दौरान उनकी गर्दन में काफ़ी तेज दर्द और अकड़न हुई। मैच खत्म होते ही तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा। अगले दिन भले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनके गर्दन की चोट ठीक तरह से रिकवर नहीं हुई। इसके बावजूद वह 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो सके।
टीम मैनेजमेंट ने डॉक्टरों से सलाह के बाद फैसला लिया कि इस हालत में गिल को खिलाना खतरा हो सकता है। उन्हें मुंबई भेजने का फैसला किया गया, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनकी चोट का इलाज करेंगे। गिल का बाहर होना सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं था, कप्तान का बाहर होना है और किसी भी टीम के लिए बड़ा झटका है, खासकर तब जब टीम पहले ही सीरीज में पिछड़ चुकी है। शुभमन गिल को पिछले कुछ महीनों में पहली बार कप्तानी मिली थी। उन्होंने अपनी लीडरशिप से सबको प्रभावित किया था। उनकी कप्तानी में टीम का तालमेल बेहतर दिख रहा था, लेकिन अब इस अहम मौके पर उनका बाहर हो जाना टीम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मैनेजमेंट इस बात को लेकर चिंतित है कि सीरीज बचाने का इतना बड़ा मैच अब बिना नियमित कप्तान के खेलना होगा। टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे। पंत इस वक्त टीम में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक खिलाड़ियों में हैं। वो मैदान पर जोश भरने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कप्तानी नई जिम्मेदारी है। ये टेस्ट उनके करियर के लिए ऐतिहासिक भी होने वाला है, क्योंकि अब ऋषभ पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन जाएंगे। पंत ने पिछले कुछ महीनों में अपनी फिटनेस और खेल दोनों में शानदार वापसी की है, लेकिन कप्तान बनना जब सीरीज आपके हाथ से फिसल गई है, एक बड़ा टेस्ट होगा। पंत के सामने यह भी चुनौती होगी, वह टीम को मानसिक रूप से मजबूत रखें और खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करवाएं। सीरीज में हम पीछे हैं। गुवाहाटी टेस्ट में भारत एक तरह से बैकफुट पर है। पहला टेस्ट हारने के बाद अब टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा ये अवसर है। शुभमन गिल के न होने से टॉप ऑर्डर और कप्तानी दोनों जगह खालीपन रहेगा। पंत अपने अंदाज में टीम को संभालेंगे। पंत का खेलने का तरीका हमेशा आक्रामक रहा है। अब देखना है कप्तान के तौर पर वो कितने शांत दिमाग से संभाल पाते हैं। टीम के खिलाड़ियों पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह मई 2025 में पहली बार टेस्ट कप्तान बनाया था। इंग्लैंड दौरे पर टीम को 2-2 की बराबरी पर लाया। उनके आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब उनकी इस चोट ने अचानक टीम की रणनीति बदल दी। ऐसे में भारतीय फैंस भी निराश हैं, क्योंकि वह गिल को लगातार कप्तान के तौर पर देखना चाहते थे। उम्मीद है ये चोट बहुत गंभीर नहीं होगी और बहुत जल्द वो मैदान पर वापसी कर पाएंगे। कुल मिलाकर दूसरे टेस्ट से ठीक पहले झटका लगा है। कप्तान बाहर, टीम दबाव में सीरीज बचानी है और सामने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम। पूरी उम्मीद अब ऋषभ पंत पर है। खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे और सीरीज में वापसी की कोशिश करेंगे। अब गुवाहाटी टेस्ट एक मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए असली परीक्षा बन गया है। आगे बढ़ते हैं। एक बेहद बॉलीवुड में ग्लैमर, स्टाइल और आइकॉनिक डांस नंबर की बात हो और हेलेन रिचर्डसन खान का नाम ना ऐसा मुमकिन नहीं है। आज के दौर में मलाइका अरोरा, नोरा फतेही और अन्य सुपर हाट डांसर भले ही ट्रेंड में हों, लेकिन हिंदी सिनेमा में असली आइटम क्वीन और कैबरे क्वीन का दर्जा सिर्फ हेलेन को ही मिला है। उनके डांस, उनके स्टाइल और हर परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री की पूरी पहचान ही बदल गई। 60-70 के दौर में जब कैबरे और ग्लैमरस गानों को लेकर समाज में रूढ़िवादिता थी, तब उनकी मौजूदगी ने इन गानों को आम जनता के बीच स्वीकार बना दिया। हेलेन जितनी ग्लैमर थी, उतनी सभ्य और प्रोफेशनल भी थी और इंडस्ट्री के हर बड़े लोगों का उनके प्रति सम्मान था। 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनका बचपन संघर्षों में था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पिता की मौत हो गई और परिवार को अपनी जान बचाकर बर्मा छोड़ना पड़ा। कई किलोमीटर पैदल चलकर असम और फिर कोलकाता तक का सफ़र तय किया। उन्होंने, उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी। कोलकाता में उनकी मां नर्स की नौकरी करती थी और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए हेलेन ने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में बैकग्राउंड डांसिंग शुरू की। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और उन्हें बड़े गानों में डांस करने का मौका मिले। उनके डांस में इतनी ऊर्जा, नफासत और ग्लैमर था कि रातों रात स्टार बन गई। उनके शानदार गाने मेरा नाम चिन चिन चिन, ओ हसीना जुल्फों वाली, पिया तू अब तो आजा और शोले का महबूबा महबूबा आज भी लोगों को यादों में ताज़ा है। और डान का वो शानदार गाना अमिताभ के साथ ये मेरा दिल, जिसे बाद में डान 2 में करीना कपूर खान पर भी फिल्माया गया, उनके एक्सप्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमर ने इंडस्ट्री को बदल दिया। वो सिर्फ आइटम नंबर नहीं करती थी, उनके गाने फिल्म की पहचान बन जाते थे। उनकी निजी ज़िंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े लेखक सलीम खान से शादी की, जबकि सलीम पहले से शादीशुदा थे। परिवार समाज की आलोचना के बावजूद हेलेन ने यह कदम उठाया और सलीम खान के बच्चों को हमेशा अपना परिवार माना। आज भी सलमान खान, उनके भाई बहनों के उनके प्रति प्यार, इज्जत, सम्मान साफ दिखता है। सलमान खान जैसा बड़ा सुपरस्टार उन्हें माँ कहकर बुलाता है और कई मौक़ों पर उनका स्नेह
जाहिर होता है। हेलेन की ज़िंदगी और करियर ने साबित कर दिया कि ग्लैमर, स्टाइल और टैलेंट के साथ साथ हिम्मत, प्रोफेशनलिज्म बेहद ज़रूरी है। उनके डांस, उनके गाने, उनकी कहानी आज भी तमाम लोगों के लिए, बॉलीवुड के लिए प्रेरणा है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।